जय हिंद और जोहार। इन दिनों हमारे राज्य झारखंड में आदिवासी एवं कुर्मी आंदोलन काफी सुर्खियों में है। जहां एक तरफ कुर्मी वर्ग कहता है कि हम आदिवासी हैं, इतिहास में हमारे दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिस वजह से हमें आदिवासी से बाहर करके ओबीसी के कैटेगरी में डाल दिया गया है और आज की तारीख में वापस से हमें आदिवासी यानी कि एसटी बनना है। दूसरी तरफ आदिवासी वर्ग कह रहा है कि कुर्मी ना कभी आदिवासी थे, ना इन्हें कभी आदिवासी बनने दिया जाएगा। इतिहास में इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर कुर्मी आदिवासी वर्ग बन गया तो आदिवासियों का आरक्षण कम हो जाएगा, आदिवासियों को मिलने वाला सरकारी लाभ खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग समझते हैं कि इन दोनों वर्गों में से कौन सा वर्ग सही है और कौन सा वर्ग गलत है। इतिहास के सारे दस्तावेजों को हम खंगालते हैं और पता लगाते हैं कि इनमें से कौन वर्ग सही कह रहा है, कौन सा वर्ग गलत कर रहा है। और आप लोगों को पता है कि जब भी मैं अपना कोई भी केस स्टडी बनाता हूं तो बहुत डिटेल में आप लोगों के बीच हर एक बात को, इतिहास में जो सच्चाई है वही मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ग सच बोल रहा है, कौन सा वर्ग झूठ बोल रहा है। और ये दोनों जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में फैल रहा है, इसका परिणाम आगे चल करके क्या हो सकता है, हर एक पहलू पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू से बिल्कुल शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 19वीं सदी से शुरू होती है। 19वीं सदी जब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सब एक ही प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे, जिसको हम लोग बंगाल प्रांत या बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जानते हैं। आप सबको पता है कि ये सारे राज्य जो है बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे और उस समय का भव्य बंगाल का नक्शा कुछ इस तरीके का हुआ करता था। 1912 का वो टाइम पीरियड था जब बिहार प्रांत जो है बंगाल प्रांत से अलग हो जाता है और इस बिहार प्रांत में 3 राज्य शामिल होते हैं वर्तमान समय के झारखंड, उड़ीसा और बिहार। इन तीनों राज्यों को मिलाकर के ही आपका बिहार प्रांत बनता है। आगे चल करके कुछ अनबनों के कारण 1936 ईस्वी में उड़ीसा इस बिहार प्रांत से अलग होकर के एक नया राज्य बन जाता है। और यह 1912 ही वो टाइम पीरियड था जब झारखंड भी अपने आजादी को मांग रहा था, झारखंड भी अपने आप को एक राज्य के रूप में मांग रहा था। लेकिन 1912 से वह संघर्ष करना शुरू करता है और 2000 में जाकर के झारखंड एक अलग राज्य बनता है। खैर वो अलग कहानी है। तो 1936 की मैं एक दास्तां आप लोगों को इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि यह वो टाइम पीरियड था जब यह जो कुर्मी समाज है यह संपूर्ण इन सभी राज्यों में आपको मुख्य रूप से निवास करते हुए दिखाई देगा, मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। तो यह जो कुर्मी वर्ग है, इतिहास के दस्तावेजों में अगर कहा जाए, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में अगर कहा जाए तो यह बात सच है कि इन्हें आदिवासी की मान्यता दी गई थी, इन्हें एसटी कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया था। और मैं कभी भी कोई भी बात तथ्यों के बिना, प्रमाणों के बिना बात नहीं करता, इसीलिए आप लोगों को वो सारे प्रमाण आज की तारीख पे मैं दिखाने वाला हूं। इस नक्शे को थोड़ा मैं आप लोगों को खोल के समझा देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी का नक्शा में देखेंगे तो आप लोगों को बिहार, बंगाल, झारखंड हर एक राज्य जो है उस समय का दिखाई दे देगा। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? इस कहानी की शुरुआत होती है जनगणना से। आप सभी को पता है 1872 वो पहला टाइम पीरियड रहा जब हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा जनगणना करवाई गई और 1881 वो टाइमलाइन है जब से हमारे देश में प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती है। 1881 से लेकर के 2011 तक ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन खैर 2011 के बाद आपको पता है हमारे देश में भाजपा की सरकार आती है और ये ऐतिहासिक सिलसिला को वो लोग खत्म करते हैं और देश में जनगणना जो है रुक जाती है। खैर 2021 में कोविड का भी परिस्थिति था, लेकिन 21 के बाद भी 22, 23, आज 25 पहुंच गया, देश में जनगणना नहीं हुई है, वो भी अलग मसला है, आगे बात करेंगे। तो 1881 तक आप लोगों ने देखा कि प्रत्येक 10 साल के अंदर क्या होने वाला है, जनगणना होने वाला है। यह सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहता है 1941 तक। लेकिन 1941 जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा 1931 के जनगणना को पढ़ना पड़ेगा। देखो 1931 का जब जनगणना होता है ना, तब आपको पता है कि जब भी देश में जनगणना होता है तो आप लोगों से आपका धर्म पूछा जाता है, आप किस कम्युनिटी से आ जाता है। कोई हिंदू कहता है, कोई मुस्लिम कहता है, कोई सिख, ईसाई कहता है। उसी तरीके से 1931 के टाइम पीरियड के बारे में बात करें, जब सभी मजहबों के बारे में पूछा जा रहा था, सभी धर्मों के बारे में, सभी कम्युनिटीज के बारे में पूछा जा रहा था, तो एक कम्युनिटी ट्राइबल्स की भी हुआ करती थी। ट्राइबल्स की भी एक कम्युनिटी हुआ करती थी और उसी ट्राइबल की कम्युनिटी में जो झारखंड की आज की तारीख पे 33 जनजातियां हैं, उन 33 जनजातियों के साथ साथ एक जनजाति और शुमार थी जिसको हम कुर्मी के नाम से जानते हैं। तो ये कुर्मी समुदाय भी आपका किसके तहत, एसटी कैटेगरी के तहत अंग्रेजों के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। यह बात सत्य है। लेकिन जैसे ही 1951 यानी कि देश की आजादी के बाद पहला जनगणना होता है, बहुत ही चालाकी से इस जनगणना कॉलम से ये जो ट्राइबल का कॉलम था इसको हटा दिया जाता है और कहता है कि भारत एक अखंड राज्य है, यहां ज्यादा जो है कोई भी तर्क हो, कोई भी वितर्क हो, उस समय ना हम थे ना आप थे। बस इतनी बात को आप समझिए कि जनगणना के कॉलम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक कॉलम रहा, लेकिन ट्राइबल का कॉलम को हटा दिया गया, जिससे सबसे बड़ी क्षति झारखंड में 2 वर्ग को हुई। पहला है आदिवासी वर्ग, उन्हें सरना धर्म का कॉलम नहीं मिला आज तक, जिसके कारण वो सरना धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और दूसरा है कुर्मी वर्ग।
ये कुर्मी वर्ग और आदिवासी वर्ग दोनों को 1951 की जनगणना से एक बड़ा झटका मिला। एक को एसटी की सूची से बाहर कर दिया गया और दूसरे को सरना धर्म कोड जो है उनका छीन लिया गया। और तब से लेकर के आज तक लगातार कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय दोनों ही संघर्ष कर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन दोनों की मांगों को आज की तारीख पे केंद्र सरकार नहीं सुन रही है। और एक तरफ जो है, जब हम लोग एसटी कैटेगरी में बात करते हैं कुर्मियों को शामिल करने की, तो यहां पर आपस में ही आदिवासी और कुर्मी समुदाय लड़ने का काम करते हैं। लेकिन कोई नहीं, आगे हम लोग बात करते हैं इसका क्या परिणाम होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1931 तक जनगणना कॉलम में ट्राइबल्स का एक कॉलम हुआ करता था, जिसमें कुर्मी समुदाय भी पार्टिसिपेट करती थी, आदिवासी समुदाय भी पार्टिसिपेट किया करती थी। 1941 वो टाइम पीरियड रहा जब पहली बार ये कॉलम हटा, यानी कि 1941 का जब जनगणना हो रहा था, उस जनगणना में सबसे पहले एसटी कैटेगरी से कुर्मी कम्युनिटीज को अलग किया गया और कुर्मी कम्युनिटी को निकाल करके ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। और यह चीज और ज्यादा फाइनल कब होती है, जब सेंसस होता है इंडिया का 1951 का। 1951 की जनगणना में यह चीज और फाइनल होती है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, आगे समझिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1941 का जब जनगणना हुआ, वहां पे हर एक चीज परफेक्ट था, हर एक चीज परफेक्ट था, सिवाय एक चीज की कुर्मी जो है उस समय आदिवासी के अंतर्गत या एसटी के अंतर्गत नहीं था 1941 के जनगणना में। यह कब था, 1941 के जनगणना में कुर्मी समुदाय एसटी के सूची में कैटेगराइज था। और वो क्या कारण था कि वहां से वो लोग बाहर आए, इसके बारे में इतिहास के पन्नों में हम लोगों को कोई भी तथ्य मिलता नहीं है, कोई भी प्रमाण हम लोगों को नहीं मिलता। और 1941 की जनगणना में यह रहा था कि आदिवासियों के सेंसस में जब जनगणना हो रहा था तो उनके लिए एक सेपरेट कॉलम था ट्राइबल्स का। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पे आप लगातार देखेंगे 1951 से लेकर के 2011 तक का सेंसस है। हर जगह पे आप दिखाई देगा सिख, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, हर एक मजहब, हर एक कम्युनिटी के लोग दिखाई देंगे, लेकिन ट्राइबल्स का कॉलम आपको नहीं दिखाई देगा। और लोग मजबूरी में आके, ताकि उनको सरकारी लाभ मिले, सरकारी हितों का लाभ मिले, आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए उनके पास मजबूरी बन गया कि वो हिंदू कॉलम को टच करे या तो अदर के ऑप्शन को टच करे। और तब जाकर के आदिवासी समुदाय जो है, मेजोरिटी ऑफ आदिवासी हिंदू कम्युनिटीज को टच करने का काम करते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अदर के ऑप्शन को भी चूज करता है। कुर्मियों के पास भी कोई विकल्प नहीं था, तो वे भी हिंदू के कॉलम को टच करने का काम करते हैं। और तब से कहा जाने लगा कि आदिवासियों एवं हिंदुओं, कुर्मियों का वैसा वर्ग जो हिंदू के कॉलम को टच करता है, वो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। लेकिन दोनों की इच्छा नहीं थी, दोनों का मन नहीं था कि वो हिंदू के कॉलम को टच करे। उन दोनों की महत्वाकांक्षा, इच्छा यही थी कि वापस से पुराने ट्राइबल्स का जो कॉलम हुआ करता था वो उनको दिया जाए, लेकिन वो चीज देश की आजादी के साथ ही खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1931 का जब सेंसस हुआ, वहां पे कुर्मियों को एसटी में सूचीबद्ध किया गया था, उनके लिए कॉलम भी हुआ करता था ट्राइबल्स का, लेकिन आगे चल करके ये हट गए। अब जैसा मैंने आपको बताया 1913, 1931, 1938, जितने भी इन तीनों टाइमलाइन के ब्रिटिश दस्तावेजों को देखा जाता है, हर एक ब्रिटिश दस्तावेजों में यही हमें पता चलता है, हर एक ब्रिटिश दस्तावेजों के अनुसूचित जाति एसटी की जो सूची होती है, उन सभी एसटी के सूची में देखते हैं हम लोग कि कुर्मी समुदाय जो है एसटी कैटेगरी में शामिल है। यह बात सच है, मैं 1000 बार कहता हूं, यह बात प्रमाणित है, यह बात सत्य है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहां से यह विवाद शुरू होता है। 1931 ईस्वी में जब ब्रिटिश गजेटियर निकलता है, वहां पर भी कुर्मी समुदाय को एसटी के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। और 1891-92 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जाती है बंगाल में, जिसको हम लोग द ट्राइब्स ऑफ कास्ट ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। यहां भी कहा गया है कि कुर्मी समुदाय जो है एसटी कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, समय के साथ वो क्या कारण रहा, इसके बारे में हम और आप तो नहीं जानते कि कुर्मी समुदाय एसटी से बाहर क्यों उन्हें रखा गया, क्यों देश की आजादी के बाद नया जनगणना हुआ तो वहां पर आदिवासी समुदाय के लिए ना सरना धर्म कोड का कॉलम था, ना ही कुर्मी समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया था। तो वो क्या कारण रहा, इसके बारे में इतिहास में हमें जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उस समय ना मीडिया थी, ना फेसबुक आपका ये सोशल मीडिया था जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर पाए। कम संख्या में आवाज बुलंद हुई और उन आवाजों को दबा दिया गया होगा, और तभी जाकर के ये इतना सालों बाद ये दोनों मसला जो है, आज आप देखते हैं झारखंड में दो विवाद जो है काफी सुर्खियों में पिछले कुछ सालों से आपको दिखाई देता है। सरना धर्म कोड की मांग और दूसरा है कुर्मी एसटी में शामिल होने की मांग। तो यहां तक हम लोगों को पता चलता है प्रमाणों के आधार पर कि कुर्मी समुदाय जो है पहले वास्तविकता में एसटी कैटेगरी में शामिल था, लेकिन आजादी के बाद उनको हटा दिया गया। देश में संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के साथ साथ सेंसस होता है, उसके एक साल बाद सेंसस होता है, जनगणना होता है, और जनगणना में आप लोगों का एक नए सिरे से तालिकाएं बनाई जाती है, और वही तालिकाएं आज की तारीख पे भी आप लोगों को दिखाई पड़ती है। चलिए अब हम लोग आगे कहानी को समझते हैं। अंग्रेजों ने इस बात का खासा ध्यान रखा था कि झारखंड के जो ट्राइबल्स है उनके अधिकारों के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना हो पाए। लेकिन हमारे ही देश में जब
देश में सरकार बनी, हम स्वतंत्र हुए, हमें अपनी सत्ता स्थापित हुई, वहां से हर एक वर्ग को अपना सुविधा मिला, हर एक वर्ग को उनकी इच्छा पूर्ति हुई, लेकिन देश में एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया गया उन्हीं के धर्म कोड को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जब दो घटनाएं सामने आई तो 1950 से लेकर के आज की तारीख तक, यानी कि 75 वर्षों से कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय, ये दोनों ही समुदाय अपनी अपनी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन समस्याएं कहां पर खड़ी हुई, अब हम लोग यहां से चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, जब झारखंड के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यह बात सच है, झारखंड की माटी में सबसे पहले यहां के ट्राइबल्स का आगमन हुआ। झारखंड की माटी में सबसे पहले जंगलों को साफ करके रहने योग्य यहां के आदिवासियों ने बनाया था। जब कुर्मी समुदाय के बारे में बात करें तो वह अगल बगल के राज्यों से झारखंड में आकर बसने का काम किया है। लेकिन यह सिलसिला इतने सालों पहले का है, ये इतने सैकड़ों सालों पहले का है, इसलिए कुर्मियों को भी हम झारखंड का मूलवासी कहते हैं, आदिवासियों को भी हम लोग झारखंड का मूलवासी कहते हैं। आदिवासी अगर झारखंड का एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है तो कुर्मी भी झारखंड में 22% यानी कि एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के रूप में विद्यमान है। लेकिन मूल रूप से जब हम लोग बात करें तो झारखंड में जंगलों को साफ करके रहने योग्य आदिवासियों ने बनाया था, और कुर्मी समुदाय बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से आकर के झारखंड में बसे और यहां पर जमीनें खरीद करके यहां पर स्थापित हुए। इतिहास के दस्तावेजों को खंगाले तो उनका एक बड़ा वर्ग जो है इसी तरीके से झारखंड में बसने का काम किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने आप लोगों को बताया कि आजाद भारत में कुर्मी समुदाय को एसटी कैटेगरी से जब बाहर कर दिया गया, तो इसीलिए केंद्र सरकार का विरोध करते हुए कुर्मी समुदाय पिछले कई वर्षों से, हर बार 2022 से मुख्य रूप से ये लड़ाइयां आप लोगों को दिखाई पड़ती है कि ये रेलवे ट्रैक को रोकते हैं और रेलवे ट्रैक को रोक करके वापस से ये मांग रखते हैं कि हमें आदिवासी की कैटेगरी में शामिल होना है, हमें आदिवासी का दर्जा चाहिए, हमें एसटी कैटेगरी में शामिल होना है। यही लड़ाइयां जो है काफी समय से चलती आ रही है। जब कुर्मी समुदाय ये मांगों को रखता है तो आदिवासी समुदाय भी जो है बहुत कड़ा इसका विरोध करता है, और विरोध करने के साथ सड़क से लेकर के, ट्रेन से लेकर के हर एक जगह पर काफी भारी संख्या में आकर के कुर्मियों का एक तरीके से विरोध करने का काम करता है कि कुर्मी समुदाय कभी भी आदिवासी नहीं हो सकते। आदिवासी यहाँ के मूलवासी हैं। आदिवासी यहाँ पर जंगलों को साफ करके सबसे पहले रहने योग्य बनाए हैं। कुर्मी समुदाय यहाँ पर जमीनों को खरीद करके बसे हैं, और कुर्मी समुदाय का पूरा परंपरा, कई सारे कारण आदिवासी समुदाय कहते हैं, जैसे कि कुर्मी समुदाय जो है पूरी तरीके से क्षत्रिय अपने आप को कहता है, पूरी तरीके से अपने आप को क्षत्रिय कहने का काम करता है। आप कुर्मी समुदाय को देखोगे कि हिंदुओं की तरह वो पूजा पाठ करता है, उनके गोत्र हिंदुओं की तरह है, उनके धर्म गुरु हिंदुओं की तरह है, उनके ब्राह्मण, उनके रीति रिवाज, उनके शादी विवाह, उनका बच्चे का जब जन्म होता है, हर एक चीज हिंदुओं की तरह है। हम आदिवासी समाज भले ही सरकार की मजबूरी के कारण हमें धर्म कोड नहीं मिला, लेकिन आज भी हमारी परंपराएं अपनी हैं। हम भले ही हिंदू के कॉलम पे टिक करते हैं, लेकिन हमारी अपनी परंपराएं हैं, हमारा अपना अस्तित्व है, हमारा अपना एक रीति रिवाज है, लेकिन आपका हर एक चीज जो है हिंदुओं की तरह मिलता जुलता है। तो इसीलिए आप कभी भी एसटी की सूची में शामिल नहीं हो सकते। आप चाहे आपका ओरिजिन जहां से हुआ है, बिहार से, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से, तो जहां से आपका ओरिजिन हुआ है वहां पे जाकर के आप इन मांगों को रख सकते हैं, लेकिन यहां पर आप नहीं रख सकते। अब देखो, यही मांगों के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कुर्मी समुदाय का, बिहार में आप कुर्मी को कुर्मी के नाम से जानते हैं। तो जब पश्चिम बंगाल में ऐसी ही मांगे उठ रही थी और पश्चिम बंगाल के कोलकाता के हाईकोर्ट में जब यह याचिका दायर किया गया कि कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल होना है, तो कोलकाता हाईकोर्ट इसको नकार देता है। कोलकाता हाईकोर्ट इस अधियाचना को रद्द कर देता है और कहता है कि कुर्मी समुदाय आदिवासी नहीं बन सकता। और इसी बात का हवाला देते हुए आदिवासी समुदाय कहता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में जाकर के देखिए, अगर आप वास्तविकता में आदिवासी बनने के हकदार होते तो हाईकोर्ट का आदेश आपके सामने है। जब हाईकोर्ट ने कह दिया तो तथ्यों की जांच करके की होगी। तो हाईकोर्ट का मानना जो है वही हम लोगों का भी मानना है, जिस वजह से आप आदिवासी नहीं बन सकते। अब देखो यहां पे, तब से जाकर के अब तक आदिवासी और कुर्मियों के बीच में एक भयानक लड़ाई आप लोगों को देखने को मिलती है। दोनों गुट एक दूसरे का विरोध करने का काम करता है, दोनों गुट एक दूसरे का अपमान करने का काम करता है, और दोनों गुटों का एक अपना एक वोट बैंक भी है। सरकारें भी आप देखेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां भी इन सभी दोनों वर्गों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जहां एक तरफ हम कुर्मियों के बारे में बात करें तो आज की तारीख पे आप देखेंगे कि आजसू पार्टी और नई बनी जेएलकेएम पार्टी, ये दोनों पार्टी कहीं ना कहीं कुर्मी वर्ग का नेतृत्व करने का काम कर रही है, उनके आवाज बनने का काम कर रही है। और वहीं दूसरे तरफ अगर बात कर दे तो यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, ये इन मसलों पर बात करने का काम कर रही है, आदिवासियों को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम कांग्रेस को अगर छोड़ दे, उनका कोई टिप्पणी फिलहाल नहीं आ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें बीजेपी का, तो भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर पूरी तरीके से न्यूट्रल बनी हुई है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर बार पिछले 2-3 सालों से हम लोग देख रहे हैं, 2022 से लेकर के अभी तक कुर्मी समुदाय अब तक 4 बार
रोको आंदोलन कर चुका है। पहला आंदोलन इनका 20 सितंबर 2022 को हुआ, 5 अप्रैल 2023 को दूसरा, 20 सितंबर 2023 को तीसरा, और ठीक इसी टाइम पीरियड में इस साल आपको 2025 में दिखाई दे रहा है 20 से 22 सितंबर 2025 को आपका चौथा कुर्मी रेल रोको आंदोलन हुआ। इन रेल रोको आंदोलन से आंदोलन को क्या परिणाम मिलता है पता नहीं, लेकिन आम जनता को काफी परेशान होता है। तो आंदोलन का यह तरीका थोड़ा सा गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो है सरकार केंद्र कभी भी है ना, इससे क्या होता है कि देश को भी काफी नुकसान होता है। विरोध करने का और भी तरीका है, लेकिन चलो भाई, अगर ये विरोध करने का तरीका मेरा मानना है ये है, क्योंकि इससे सरकार को भी काफी नुकसान होता है, आम जनता को भी काफी नुकसान होता है। एक वर्ग के कारण देश के संपूर्ण जनता को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन करने का एक गलत तरीका है। खैर, हम लोग आगे बात करते हैं। तो एक तरफ जहां पर कुर्मी समुदाय रेल रोकने का काम करता है, वहीं आदिवासी समुदाय इनका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आता है पारंपरिक हथियारों के साथ, अपने सरना धर्म का जो पारंपरिक वस्त्र है उसको पहन करके, और दोनों में तू में चलती है। दोनों में जो है एक तरीके से कंट्रोवर्सी विवाद चल रहा है। दोनों ही कम्युनिटी जो है बड़े बड़े रैलियों को करने का काम कर रहा है, बड़े बड़े आंदोलन को करने का काम कर रहा है, बड़े बड़े जनसैलाबों को एकत्रित करने का काम कर रहा है। और झारखंड में ये पहला नहीं है, लेकिन आज की तारीख पे बात करें तो ये मसला बहुत बड़ा हो गया है, बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया, बहुत विवादित हो गया है, और बहुत भयंकर तरीके से आग की तरह ये आंदोलन जो है बड़ा होने का काम कर रहा है। आगे बात करते हैं। इधर जब झारखंड में हम लोग रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के बारे में बात करें तो आदिवासियों को रिप्रेजेंट करते हुए ये कहते हैं कि हिंदुओं के समान, जैसा मैंने आपको बताया कि कुर्मियों का गोत्र है, पूजा पद्धति है, इनके धर्म गुरु ब्राह्मण रीति रिवाज हर एक चीज हिंदुओं से मिलता जुलता है, और ये पूरी तरीके से संपन्न है। अगर हमें एसटी कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति को देखिए, हमारा विकास इतने वर्षों से नहीं हुआ है, जिस वजह से हम आदिवासी जो है आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। कुर्मी समुदाय अपने आप में संपन्न है, इनका एक बड़ा वर्ग आप जाकर के देखेंगे तो ये संपन्न है, इनकी वो दयनीय स्थिति नहीं है जो आदिवासियों की है, इसी वजह से ये आदिवासी नहीं बन सकते। और वास्तविकता में अगर बात करें तो ये बात सच है कि कुर्मियों की जो सामाजिक स्थिति है वो आदिवासियों से काफी अच्छी है। कुर्मियों को अगर आप नौकरियों में बारे में बात करो, हर एक वर्ग में बात करो, तो अपने आप को रिप्रेजेंट ये अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इनका वर्ग आदिवासियों की तुलना में काफी ऊंचा आज की तारीख पे उठ चुका है, ये बात भी सच है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। मैंने बोला ना, मैं किसी भी पक्ष में बात नहीं करूंगा, मैं दोनों ही पक्ष से बात करने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर झारखंड में आप लोगों को कुर्मी समुदाय के दो बड़े नेता आप लोगों को दिखाई देंगे। एक तरफ जयराम महतो साहब है, एक तरफ आपके सुदेश महतो साहब है। दोनों ही वर्ग कुर्मी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि इनकी मांगे जायज है, इनकी डिमांड जो है ये जायज है, और इनकी डिमांड्स फुलफिल होनी चाहिए। जाहिर सा बात है, देखो झारखंड में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख पे ये मामला इतना है, ये बहुत बड़ी राजनीति का भी शिकार ये आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि देखो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने डीएनए के अकॉर्डिंग, जिससे उनकी बनावट हुई है उस तरीके से अपने लोगों का समर्थन करने का काम कर रहा है। जब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, चाहे जेएलकेएम हो या आजसू हो, इन सबको पता है पूरे झारखंड को ये पूरी तरीके से कुर्मियों की पार्टी है, हर तरीके से कुर्मियों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, इसीलिए कुर्मियों की बातों को ये सत्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है इस बार का विधानसभा चुनाव हो या हर एक मामले में आपने देखा कि इन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों को बढ़ चढ़ करके कुर्मी समुदाय ने वोट देने का काम किया है। तो इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाह करके भी कुर्मियों का विरोध नहीं कर सकता है, और आप देखेंगे ना ही ये लोग आदिवासियों का खुल के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आदिवासियों को खुल करके विरोध करेंगे तो चुनाव में हम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, आदिवासियों का एक वोट नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो इधर से आदिवासियों का नेतृत्व अजय तिर्की साहब कर रहे हैं, और पूरा इनका जो समाज है ये कहने का काम कर रहा है कि किस तरीके से राजनीति का शिकार जयराम महतो से लेकर के सुदेश महतो साहब किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और कुर्मियों की एक नाजायज मांग को जो है उठाने का काम कर रहे हैं। सरना समुदाय के मानने वाले लोग ये भी कहते हैं, खैर इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं, लेकिन पहले इतना समझो कि इधर अगर बात कर दे आदिवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री भी आपने देखा कि राज्य के विधानसभा से इन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय अपना ही सरना धर्म की मांग को लेकर के इतने सालों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, और दूसरे तरफ एक दूसरा बाहरी वर्ग जो है आदिवासी बनने की तरफ है। तो आदिवासी जब अपने ही अधिकार को नहीं ले पा रहा है तो आपके अधिकारों को कैसे दे देगा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो आदिवासी वर्ग यह भी तर्क देता है कि विनोद बिहारी महतो जो आप लोगों के सबसे बड़े नेता है, राज्य के निर्माण से पहले जब अलग अलग वर्गों ने एक बड़ा बड़ा ग्रुप बनाया था, जिसमें आप शिबू सोरेन का संथाल समाज को देख सकते हैं, संथाल सोनोद समाज का देख सकते हैं, और एके रॉय का एक सोसाइटी को देख सकते हैं। उसी समय आप विनोद बिहारी महतो के बारे में बात करते हैं तो विनोद बिहारी ने एक ऐसा कम्युनिटी शिवाजी समाज कम्युनिटी को बनाने का काम किया।
जहां पर आप महतो वर्ग जो है इनको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो आदिवासी समुदाय इस बात का भी तर्क देते हैं कि आपके जो सबसे बड़े नेता है वही इतिहास में आप देखेंगे कि इन्होंने अपने आप को आदिवासी पार्टी से नहीं जोड़ा, क्योंकि ये आदिवासी थे ही नहीं। क्योंकि आदिवासी अगर रहते तो ये आदिवासियों को भी अपने समाज में शामिल करने की कोशिश करते, तो केवल महतो को शामिल करने की बात है कि आप अलग है, हम अलग है। तो इस तरह के तर्क वितर्क कई सारे जो है हमारे झारखंड में आए दिन देखने को मिलता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे मसले में आजसू पार्टी पूरी तरीके से कुर्मी समुदाय का समर्थन कर रहा है, लेकिन भाजपा अपने आप को न्यूट्रल करके रखा हुआ है। क्यों किया हुआ है न्यूट्रल? इसके पीछे का कारण यह है मेरे भाई, क्योंकि देखो कुछ भी हो, ये जो पूरा मसला है ये सीधा जाने वाला है। अगर मान लो कि कुर्मी को आदिवासी बनना है, एसटी बनना है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये संविधान में जाकर के संशोधन होगा, तभी जाकर के ये मांग पूरा हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी मांग है। तो इसके लिए सीधा जाना पड़ेगा केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार तक पहुंचना। और केंद्र सरकार, भाजपा बहुत ही चालाक पार्टी है, ये किसी भी वर्ग का साथ नहीं दे सकते। पता है कि कुर्मी भी एक बड़ा वर्ग है, आदिवासी भी एक बड़ा वर्ग है, और भाजपा को दोनों तरफ से वोट मिलता है। अरे जब आजसू जेएलकेएम के बारे में बात करें, उनका मेजोरिटी ऑफ वोट कुर्मी है। जेएमएम के बारे में बात करें, मेजोरिटी ऑफ वोट उनका आदिवासी है। लेकिन भाजपा के बारे में बात करें, वो सब जगह से वोट लेने का काम करता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का टिप्पणी इस पूरे मसले में आप लोगों को नहीं दिखाई देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अलग थलग है। इस पूरे कंट्रोवर्सी में उनका कोई भी बयान आप नहीं देख पाएंगे, कोई भी नेता उनका टिप्पणी नहीं करने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीधा ये केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। एक वर्ग का साथ दे दिया तो वो दूसरा वर्ग को नाराज कर देगा, इलेक्शन में उसको नुकसान होने वाला है। उसका वर्ग, जिस वर्ग को वादा करे, उसका वादा अगर पूरा नहीं करते हैं तो उस वर्ग से भी उसका नुकसान होने वाला है। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे लड़ाई में शांत होने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जेएमएम और कांग्रेस पूरी तरीके से, जेएमएम के पीछे पीछे कांग्रेस है, तो जाहिर सी बात है जेएमएम को कुछ भी कर रही है, कांग्रेस को उसमें साथ देना पड़ेगा। और तीसरा जो है, अभी नई नई पॉलिटिकल पार्टी जेएलकेएम बना है। इस पॉलिटिकल पार्टी ने भी मुख्य रूप से जो है कुर्मियों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, कुर्मियों का साथ देने का काम किया है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहां पर जायज मांग की, तो यहां पर आप किसको गलत ठहरा सकते हैं, किसको सही ठहरा सकते हैं? मुझसे अगर कोई पूछेगा, मुझसे अगर पर्सनल ओपिनियन कोई पूछेगा कि आप इनमें से किसके साथ है, तो मैं बोलूंगा मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की तरह मुझे भी न्यूट्रल रहना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण यह है, अगर मैं एक शब्द में बताऊं कि सरना धर्म कोड मांगना अगर जायज है, ईमानदारी से सुनना और समझना, सरना धर्म कोड मांगना अगर जायज है, तो कुर्मियों का आदिवासी बनने की मांग भी जायज है। दोनों ही जायज है। और मैं आपको कह देता हूं, जैसे सरना धर्म कोड केंद्र सरकार ने लटका करके रखा है, उसी तरीके से ये कुर्मी समुदाय का एसटी समुदाय में शामिल होने की जो मांग है, इसको भी केंद्र सरकार लटका के रखने वाली है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ये मानना है कि ये जो भी विवाद हो रहा है, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है, इसको शांति से निपटाया जाए, क्योंकि ये इतना आसान लड़ाई नहीं है। जितनी भी लड़ाई आप आवाज उठा लो, ट्रेन रोक लो, कुछ भी कर लो, केंद्र सरकार आपकी मांगों को नहीं मांग सकती। क्योंकि ये अगर इस तरह की मांगों को मांग लिया गया, तो संपूर्ण देश में ऐसे कितने वर्ग हैं, ऐसे कितने कम्युनिटीज हैं जो आदिवासी बनना चाहते हैं। आप कहीं पर भी जाओ, आप महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाओ, आप देखते हो मणिपुर में घटनाएं हुई, वो इसी तरह की लड़ाई थी। महाराष्ट्र की तरफ आप लोगों को दिखाई पड़ती है, बिहार पश्चिम बंगाल में आप लोगों को दिखाई पड़ती है, त्रिपुरा में आप लोगों को दिखाई पड़ती है, आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे, वहां पर आप लोगों को दिखाई देगा। संपूर्ण भारत में इस तरह की मांगे उठ जाएगी। इसी वजह से मैं आपको बताऊं, यह विवाद कितना भी बड़ा हो जाए, इसको शांति से समझने की कोशिश करें। जो चीज इतिहास के पन्नों में हो गया है, उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। केवल और केवल केंद्र सरकार इसे कर सकती है। और केंद्र सरकार अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो देश में अलग अलग आरक्षण की मांगे उठ जाएगी, देश में अलग अलग वर्ग जो है एसटी समुदाय में शामिल होने की मांगे करने लगेगा। तो इसीलिए यह मांग पूरी तरीके से आप मांग रहे हैं, वो हम किसी को गलत और किसी को सही नहीं कह सकते, लेकिन बस इतना ही बोलेंगे, आप कितना भी हल्ला कर ले, कितना भी शोर मचा ले, केंद्र सरकार आपकी बातों को नहीं सुनेगी। और अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको लगता है सुनेगी, तो आप भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता से भी टिप्पणी करवा लीजिए, वो लोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आप ट्राई कर सकते हैं। 1932 का खतियान आज तक जो है राज्य में लागू नहीं हुआ, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं हो रहा है लागू। सरना धर्म कोड कितने वर्षों की लड़ाई है, नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे मसले होते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं। आप आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं निकलता है। तो इसीलिए राज्य के सभी वर्गों से मेरा यही कहना है कि आप शांति बनाए रखिए। विरोध करना अच्छी बात है, अपने हक की लड़ाई के लिए विरोध कीजिए, लेकिन शांति बना करके दो वर्ग आपस में दुश्मन ना बने। आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय, दोनों ही समुदाय राज्य के जो है दो पिलर की तरह है, दो हाथों की तरह है। दोनों ही पिलर अगर टूट जाए तो घर ढह जाएगा। उसी तरीके से दोनों ही वर्ग अगर आपस में इतना विरोध करेंगे, और जिस तरीके का उग्र विरोध करेंगे, विरोध करना भी अच्छी बात होती है, लेकिन उग्र विरोध करना जो है कहीं ना कहीं गलत होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप लोगों को अलग अलग तरीके से उकसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपनी समझदारी का परिचय दीजिए, विरोध कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उससे किसी को परेशानी ना हो, आम जनता उससे परेशान ना हो। आपकी लड़ाई जिससे है,
उस समाज की आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपस में किसी भी तरीके का मतभेद, आपस में किसी भी तरीके का उग्र लड़ाई ना हो। यानी कि जो आप आज की तारीख पे देख पा रहे हैं कि जिस तरह के हिंसात्मक घटनाएं आज की तारीख पे दिखाई पड़ रही है, हिंसात्मक यह आंदोलन नहीं होना चाहिए। बस यही मेरा आप लोगों से जनरल ओपिनियन है। तो आशा करेंगे आज के इस सेशन में आप लोगों को यह पूरा कंट्रोवर्सी समझ में आया होगा कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी आंदोलन क्या है। आगे के सेशन में मैं आप लोगों को कुर्मी समुदाय का पूरा इतिहास और इस इतिहास को बताने वाला हूं कि कुर्मी समुदाय का वास्तविक इतिहास क्या है, क्योंकि आज तक मैंने आदिवासियों के इतिहास के बारे में काफी चर्चा की है। तो आप कुर्मियों के इतिहास के बारे में भी मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसीलिए अगले सेशन में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आशा करेंगे यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो नीचे अपना ओपिनियन देना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा, आपका जो भी ओपिनियन है आप रखिए। कोई भी वर्ग मेरा अगर इस पूरे वीडियो के दौरान अगर किसी को कोई बात से आहत लगा है तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलूंगा, क्योंकि जो भी मैं बात बोलता हूं वो फैक्ट के आधार पर बोलता हूं, तथ्यों के आधार पर बोलता हूं, बना करके बोलना हूं। क्योंकि मैं कोई भी वर्ग, मैं ना आदिवासी हूं ना मैं कुर्मी हूं, मैं झारखंड का एक स्थानीय निवासी हूं 1932 का प्रमाण लेकर के। तो बस इतना हम कहना आप लोगों को चाहेंगे कि एक वर्ग ऐसा है जो राज्य में सुख और शांति और समृद्धि चाहता है, तो बस उसी वर्ग से हम ताल्लुकात रखते हैं। तो आशा करेंगे ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को झारखंडी जोहार।